क्या होता है जब सांप्रदायिक नफरत की लहरें किसी के घर के अंदर तक पहुंच जाएं? ऐसी लहरें जिनका मकसद सहानुभूति, विश्वास, सहयोग जैसे सामाजिक, संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाना हो। ये लहरें ऐसा डरावना वातावरण तैयार करती हैं जिनमें बेकसूर लोगों की चीखें सुनाई देती हैं और अपराधी ठहाके लगाकर हंसते हैं। नफरत की उन लहरों को राष्ट्रवाद के घटिया नारों के शोर के आधार पर सही साबित करने की कोशिश की जाती है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि राष्ट्रवाद दुष्टों की अंतिम शरण स्थली है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रवादी बुरे होते हैं, लेकिन अनेक बुरे, आवारा, अपराधी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेते हैं। राष्ट्रवाद का चोला पहने ऐसे अपराधी समाज के कमजोर तबकों को अपनी आपराधिक गतिविधियों का शिकार बनाते रहते हैं। लेकिन ऐसे अपराधियों को कभी कभी साहसी, समझदार व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके सामने ऐसे अपराधियों के तमाम तीर निशाने से चूक जाते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। आज की कहानी नफरत की लहरों की दिशा मोड़ देने वाली उन लड़कियों की कहानी है। उन लड़कियों की जिन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया में उस बड़ी नफरत को चुनौती दी और कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन नफरत की लहरें थम सी गईं। ये कहानी उन दो लड़कियों की है जिन्होंने अपनी शिक्षा, समझदारी और साहस के बल पर बजरंग दल जैसे हिंसक सांप्रदायिक गिरोह का न केवल सामना किया, बल्कि उस गिरोह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। घटना इस साल की 15 मार्च की है। मैं एक संस्था के बुलावे पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज नाम के छोटे से शहर में गया हुआ था। संस्था चाहती थी कि मैं उनकी टीम के साथियों को डेवलपमेंट सेक्टर के आंकड़ों की समझ के महत्व पर ट्रेनिंग दूं। वह ट्रेनिंग कार्यक्रम 15 मार्च से 17 मार्च तक था। 15 मार्च की शाम को 5 बजे के करीब पहले दिन की ट्रेनिंग का काम खत्म हुआ। सभी लोग हंसी खुशी अपने अपने घरों और कमरों की ओर लौट गए। अगले दिन सुबह पता चला कि 15 मार्च की शाम को उस संस्था के 2 साथियों के साथ बजरंग दल के सदस्यों ने हिंसा की है। धीरे धीरे उस घटना से संबंधित जानकारियां उजागर होने लगी। उस संस्था में 10 लड़के लड़कियां काम करती हैं। वे सभी उच्च शिक्षा प्राप्त समझदार लोग हैं। सभी के सभी देश के अलग अलग राज्यों से आकर उत्तराखंड के सितारगंज में किसानों को खेती के काम में मदद करने के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। पहले ही दिन की ट्रेनिंग के दौरान मुझे उनमें सीखने के प्रति उत्साह के अनेक संकेत मिले। वे अपने काम को और बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग में शिद्दत के साथ भागीदार थे। ट्रेनिंग के दौरान उनके द्वारा पूछे गए सवाल इस बात का सबूत थे कि वे उत्तराखंड के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने काम में और भी ज़्यादा दक्ष होना चाहते हैं और इसके लिए वे आंकड़ों के महत्व को ध्यान से समझ रहे थे। जो नौजवान उत्तराखंड के किसानों के हित के काम में लगे हुए हैं, उन नौजवानों पर उत्तराखंड में बजरंग दल के सदस्यों ने हमला किया। बजरंग दल के सदस्यों ने उनमें से 2 लोगों को 3 घंटों तक बंधक बनाकर रखा। उन्होंने उन दोनों के साथ मारपीट भी की। उन्होंने उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। देश के अलग अलग राज्यों और राज्य के अलग अलग हिस्सों से आकर उत्तराखंड में काम कर रहे उन लड़के लड़कियों को अपनी तरह के लोगों से बात करने की ज़रूरत महसूस होती होगी। इसलिए काम खत्म होने के बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरह एक अनजान शहर में अकेले रहने के दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। उस घटना में शामिल लोगों और संस्था की निजता का ध्यान रखते हुए मैंने घटना में शामिल लोगों के नाम बदल दिए हैं। तो घटना इस तरह है कि 15 तारीख की शाम को असलम नाम का लड़का रजनी नाम की लड़की से मिलने गया। ऑफिस बंद होने के बाद वे एक दूसरे से मिलने जाते ही थे। घर से दूर उनका समय एक दूसरे के सहारे ही कटता था। दुख तकलीफ में भी वे एक दूसरे का सहारा बनते थे। तो उस दिन असलम रजनी से मिलने पहुंचा ही था कि बजरंग दल के सदस्यों ने उसे घेर लिया। वे गुंडे रजनी के कमरे में घुस गए। उन्होंने रजनी और असलम से उनके फ़ोन छीन लिए। उन्होंने उन दोनों को 3 घंटों तक बंधक बनाकर रखा। क्योंकि उनके फ़ोन बजरंग दल के गुंडों के कब्जे में थे, इसलिए वे किसी को खबर नहीं कर सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने असलम को मारा पीटा।
उन्होंने असलम और रजनी को भद्दी भद्दी गालियां दी। वे चाहते थे कि रजनी ये लिख कर दे दे कि असलम उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाता है। वे गुंडे चाहते थे कि रजनी यह भी लिख कर दे दे कि असलम उसे सताता है। उन सदस्यों ने रजनी पर बहुत दबाव बनाया। जब रजनी पर दबाव का असर नहीं पड़ा तो उन्होंने गुंडागर्दी की डिग्री थोड़ी और बढ़ा दी। जब जब रजनी उनकी बात मानने से इनकार करती तब तब वे गुंडे असलम को पीटना शुरू कर देते। रजनी नहीं चाहती थी कि असलम को और ज्यादा चोट लगे। ऐसे में एक अवसर आया जब रजनी ने उन गुंडों की इच्छा के अनुसार वो सब लिख दिया जो वे चाहते थे। जिस दौरान भगवा गुंडों ने असलम और रजनी को बंधक बना रखा था, उसी दौरान एक टोली ने असलम के फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लिया। उस ऐप का उपयोग करके उन्होंने असलम के फोन में से फोटोज में से असलम की उन फोटोज के अलग से फोल्डर बना दिए जो फोटोज महिलाओं के साथ खींची गई थी। वे फोटोज असलम की प्रोजेक्ट से जुड़ी किसान महिलाओं के साथ खींची गई फोटोज थी। उन फोटोज को आधार बनाकर उन्होंने यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि असलम अनेक हिंदू महिलाओं के साथ दोस्ती में है और इस आधार पर वे असलम पर वह आरोप लगाने लगे जो आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन मुसलमानों पर लगाते ही रहते हैं, और वह आरोप है लव जिहाद करने का। इससे पता चलता है कि बजरंग दल के गुंडे इस तरह के अपराध करने की व्यवस्थित ट्रेनिंग से गुजरते होंगे। यहां पर चिंता की बात यह है कि अगर वे असलम के फोन में कुछ ऐसी बात डाल देते जिसके आधार पर उस पर देशद्रोही होने का आरोप लगाना आसान हो जाता तो असलम के लिए वह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी। जब रजनी ने भगवा गिरोह की हिंसा से बचने के लिए उनके कहे अनुसार लिखकर दे दिया तो वे इसे अपनी जीत मानकर रजनी और असलम को लेकर थाने पहुंचे। लेकिन थाने में पहुंचकर कहानी में एक बिल्कुल ही नया मोड़ आ गया। उनको यह मालूम नहीं था कि जिस लड़की को नासमझ जानकर असलम पर उसे बहकाने का आरोप लगा रहे हैं और जिस लड़की के सहारे वे एक बेकसूर भारतीय नागरिक को बदनाम करके अपनी विभाजनकारी राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं, वह लड़की समझदार और बहादुर है। थाने में रजनी ने बेहद साहस और समझदारी के साथ कहा कि उसने जो कुछ लिखा वह सरासर गलत है। उसने पुलिस के अफसरों को बताया कि उसने भगवा गुंडों की हिंसा से बचने के लिए वह बात लिख दी जो कि सच नहीं है। इस पूरी घटना में सितारगंज की पुलिस का एक कानून सम्मत पक्ष सामने आया। उन्होंने रजनी के लिखे उस कागज को रजनी को लौटा दिया जो उसने गुंडों के दबाव में लिखा था। अब रजनी ने थाने में वह कहा जो सच था। रजनी के साहस और समझदारी से घायल हिंदुत्व के गुंडे किसी चाकू खाए सूअर की तरह थाने में चिचियाने लगे। देर रात तक उस घटना की खबर रजनी और असलम के साथ करने वाले साथियों तक भी पहुंच गई। उनके साथियों में से एक साथी का जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी है। उनके उस साथी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसका काल्पनिक नाम सोनम रख लिया है। जब इस घटना की खबर सोनम को भी लगी तो वह थाने पहुंची और रजनी के साथ मिलकर हिंदुत्ववादी गिरोह के सदस्यों का जमकर मुकाबला करने लगी। रजनी के साहसी होने का पता इस बात से भी चलता है कि थाने में उसने बजरंग दल के गुंडों से कई कठोर सवाल पूछे। अगर उत्तराखंड में कानून का राज होता तो रजनी के सवालों के आधार पर पुलिस उन सदस्यों से उनके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में पूछताछ जरूर करती, लेकिन ऐसा तब होता जब उत्तराखंड में कानून का राज होता। घटना के विवरण बता रहे हैं कि उन गुंडों ने असलम और रजनी के साथ अनेक अपराध किए। जैसे उनका एक अपराध तो यह है कि वे अनाधिकार किसी के कमरे में घुसे। उनका दूसरा अपराध यह है कि उन्होंने असलम और रजनी के साथ मारपीट की। उनका तीसरा अपराध यह है कि उन्होंने असलम का फोन छीना। उनका चौथा अपराध यह है कि उन्होंने असलम के फोन के साथ छेड़छाड़ की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उत्तराखंड में कानून का राज होता तो परेशान बजरंग दल के सदस्यों को होना पड़ता, न कि बेकसूर असलम और रजनी को। इस दौरान थाने के बाहर पितृसत्तार हिंदुत्व की समर्थक औरतें भी जमा हो गई। वे औरतें रजनी और सोनम को बेहद अपमानजनक नजरों से देख रही थी।
उन औरतों को इस बात की समझ नहीं थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करके अपराध तो सांप्रदायिक गिरोह ने किया है। उन औरतों को इस बात की समझ नहीं थी कि वे गुंडे किसी की प्राइवेसी में घुसकर अपराध कर चुके हैं। उन औरतों को इस बात की समझ नहीं थी कि अनाधिकार असलम और रजनी पर हिंसा करके अपराध बजरंग दल के सदस्यों ने किया है। वो सांप्रदायिक गुंडे थे जिन्होंने भारत के 2 नागरिकों को 3 घंटों तक बंधक बनाकर रखा और उन पर हिंसा की। हिंदुत्व की समर्थक औरतों को इस बात की समझ ही नहीं थी कि वह अपराधियों के समर्थन में खड़ी हैं। उधर संस्था में काम कर रहे नौजवानों के मालिकों पर इस बात का दबाव पड़ने लगा कि वे उनको अपने मकान से हटाएं, उन मकानों से जिसमें वे नौजवान किराए पर रह रहे थे। बजरंग दल के सदस्यों की वजह से संस्था में नौजवानों की नौकरियों और सितारगंज में उनके रुक पाने की संभावनाओं पर काले बादल मंडराने लगे। इसी बीच पुलिस की तरफ से असलम और रजनी के परिवार वालों को खबर कर दी गई। अगले दिन यानी 16 तारीख की रात 8 बजे तक असलम और रजनी को थाने से अधूरी मुक्ति मिली। अधूरी इसलिए क्योंकि पुलिस ने उन दोनों से कहा कि जब भी बुलाया जाएगा उन्हें थाने में आना पड़ेगा। यह बात विश्वास के साथ कही जा सकती है कि अगर बजरंग दल के किसी गुंडे को 10-15 लोग घेर कर पीटने लग जाएं तो उनमें 10-15 लोगों का सामना करने का साहस नहीं होगा। लेकिन रजनी ने हिंदुत्व के गुंडों के पूरे गिरोह का सामना किया। रजनी बहादुर है और बजरंग दल के सदस्य गुंडे हैं। वे केवल भीड़ बनकर ही बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास नैतिक और कानूनी आधार नहीं होता। रजनी के पास सच और उदार विचारों का बल था। सोनम के पास भी उदार विचारों का बल था जिसके सहारे वह असलम और रजनी के साथ खड़ी रही। रजनी और सोनम दोनों हिंदू हैं। क्या हिंदुत्व को रजनी और सोनम जैसी सच्ची और साहसी लड़कियां पसंद हैं? नहीं, हिंदुत्व के राजनीतिक प्रोजेक्ट में रजनी और सोनम जैसी हिंदू लड़कियां फिट नहीं बैठती। हिंदुत्व के राजनीतिक प्रोजेक्ट के लिए झूठी और कमजोर लड़कियां चाहिए, ऐसी लड़कियां जो नफरत करना जानती हों और जो उदार विचारों से दूरी बनाकर जीती हों। हिंदुत्व के प्रोजेक्ट के लिए इतनी कमजोर लड़कियां चाहिए जो लड़की होकर भी लड़कियों के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध खड़े होने को तैयार हों। दरअसल हिंदुत्व को ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो सशक्त तो नहीं होती लेकिन जिनको सशक्त होने का भ्रम जरूर रहता है। हिंदुत्व की पाठशाला उन लड़कियों को सशक्त होने के भ्रम में जीना सिखा देती हैं। हिंदुत्व की महिलाएं इतनी ही सशक्त होती हैं कि वे अपने ही हाथों से अपनी आज़ादी की कब्र खोद सकती हैं। वे झूठ बोलने में सशक्त होती हैं। वे निर्दोष को फंसाने वाले गिरोह का साथ देने के लिए सशक्त होती हैं। वे सच बोलती रजनी और सोनम के खिलाफ नारे लगाने के लिए सशक्त होती हैं। हिंदुत्ववादी संगठन उन महिलाओं को पसंद करता है जो उनके झूठ के अनुसार अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार रहती हैं। यह संगठन रजनी और सोनम जैसी हिंदू महिलाओं को पसंद नहीं कर सकता जो सच और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ी रहती हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में हुई उस घटना से एक बार फिर से लड़कियों के शिक्षित होने और उदार विचारों से उनका परिचय होने के मत को बल मिलता है। अगर भारत को बेहतर लोकतंत्र के रूप में विकसित होना है तो भारत को रजनी और सोनम जैसी करोड़ों लड़कियों की जरूरत है। हिंदुत्व का विचार अतार्किक और अलोकतांत्रिक विचारों की हिंदू लड़कियों को पसंद करता है। हिंदुत्व का विचार दास मानसिकता वाली हिंदू लड़कियों का होना पसंद करता है। अगर किसी को इस बात में शक है तो वह विश्व हिंदू परिषद द्वारा बनाई गई दुर्गा वाहिनी की लड़कियों के विचारों को जानने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग है। विश्व हिंदू परिषद के पुरुषों ने हिंदू महिलाओं के लिए 3 लक्ष्य रखे हैं: सेवा, सुरक्षा और संस्कार। इन 3 लक्ष्यों में से कोई भी लक्ष्य उन्हें संवैधानिक अधिकारों के अनुसार जीवन जीने के योग्य बनने की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि पारिवारिक भूमिकाएं निभाते रहने के संस्कार पर बल देकर दुर्गा वाहिनी के माध्यम से हिंदू महिलाओं को अनेक संवैधानिक अधिकार हासिल करने से रोका जाता है और अनेक संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने से भी रोका जाता है।
जिन महिलाओं के दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि पारिवारिक भूमिकाएं ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वही महिलाएं उन महिलाओं से नफरत कर सकती हैं जो आर्थिक आजादी और अन्य प्रकार की आजादियों को पारिवारिक भूमिकाओं से अधिक या बराबर का महत्व देती हैं। उत्तराखंड के सितारगंज के थाने के बाहर जमा हुई अनेक हिंदू औरतें इसी सोच की लग रही थी। वही महिलाएं रजनी और सोनम को ऐसे देख रही थी मानो दोनों ने कोई अपराध किया हो, लेकिन उन हिंदू औरतों को हिंदुत्ववादी अपराधियों से कोई दिक्कत नहीं थी। इस बात को बहुत ही आसानी से रेखांकित किया जा सकता है कि दुर्गा वाहिनी जैसे संगठन हिंदू महिलाओं को ऐसी महिलाओं के रूप में विकसित करना चाहती है जो अपने संवैधानिक अधिकारों की इच्छा तक न रखें, लेकिन रजनी और सोनम ने उदार शिक्षा पाई थी, इसलिए उन्हें पता है कि नौकरी करना उनका अधिकार है। उन्हें यह भी पता है कि अपने सहकर्मियों से बात करना भी उनका अधिकार है। इसलिए उत्तराखंड, भारत और दुनिया को ऐसी लड़कियों की जरूरत है ताकि किसी भी संप्रदाय के गिरोह संवैधानिक अधिकारों का हनन न कर सकें, उन संवैधानिक अधिकारों का जिन्हें सोचने और हासिल करने के लिए न जाने कितने ही स्त्री और पुरुषों ने संघर्ष किया और बलिदान दिए। वह घटना 15 मार्च को घटी। 16 मार्च को असलम और रजनी को पुलिस वालों ने छोड़ दिया और 17 तारीख को हम 3 लोग असलम के घर गए। दुआ सलाम के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने असलम की मां को संबोधित करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उसमें असलम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि संस्था की एक लड़की ने हमें बताया था कि जब असलम की मां थाने पहुंची थी तो उसकी मां ने उस लड़की से कहा था कि जिस समय असलम रजनी से मिलने पहुंचा था तुम लोगों ने उसी वक्त उसकी टांगे क्यों नहीं तोड़ दी। मेरी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए असलम की मां ने कहा कि सारी गलती असलम की है। उन्होंने कहा कि असलम को पता होना चाहिए कि वो मुसलमान है और उसे यह भी पता होना चाहिए कि इस समय देश में मुसलमान होने का क्या मतलब है। उन्होंने आगे कहा कि असलम को क्या असलम होने का पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि क्या असलम को पता नहीं है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त थाने से पुलिस वालों का फोन आया उस वक्त उन्हें लगा कि उनके बेटे का जनाजा निकल रहा है। यह बात कही तो मुझसे गई थी, लेकिन मेरे दोनों साथी भी उनकी उस बात से बेहद भावुक हो गए। असलम की मां ने जोर देकर कहा कि सारी गलती असलम की है, क्योंकि यह भूल गया था कि यह भारत में मुसलमान है। दरअसल मैं और मेरे साथी जानते थे कि गलती असलम की थी ही नहीं, लेकिन एक डरी हुई मां ऐसा कहने के अलावा कह भी क्या सकती थी। उनकी बात में वर्तमान भारत की सच्ची तस्वीर थी, वह तस्वीर जिसे भारत के संविधान से नफरत करने वाली राजनीति और उसके संगठनों ने पिछले 10-12 सालों में बनाया है। अब आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सांप्रदायिक संगठन है, क्या सचमुच में इन्हें सितारगंज, उत्तराखंड या भारत के लोगों की चिंता है। तो आइए कुछ आंकड़ों पर हम ध्यान देते हैं। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट बताती है कि सितारगंज में 53 प्राइवेट प्री प्राइमरी स्कूल हैं और एक भी सरकारी प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है। सितारगंज में केवल एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसे सितारगंज का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, जबकि वहां 10 से 12 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। सितारगंज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। उधम सिंह नगर की पर कैपिटा एनुअल इनकम यानी सालाना प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए के करीब है। यानी वहां की प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी 25,000 रुपए है। अब उन लोगों को 25,000 रुपए में घर चलाना है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है और छोटे बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना है। इस महंगाई के समय में यह बात आसानी से समझ में आनी चाहिए कि वहां के लोगों के लिए गुजारा चलाना बहुत मुश्किल होता होगा। लेकिन सांप्रदायिक गिरोह को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे वास्तविक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता। उनका मकसद नफरत की खेती करना और उसका राजनीतिक व्यापार करना होता है। अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और वह परिवार उनको प्री प्राइमरी स्कूल में भेज रहा है तो उस परिवार के कम से कम 1,000 रुपए बच्चों की प्री प्राइमरी फीस में चले जा रहे होंगे। भारत सरकार के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि भारत के लोग स्वास्थ्य पर 40% अपनी जेब से खर्च करते हैं, यानी केवल 60% खर्चा ही सरकार के अस्पताल उसका वहन करते हैं।
उस जिले की प्रति व्यक्ति मासिक आय 25,000 रुपये है। अगर उसमें से 40% यानी 10,000 रुपये स्वास्थ्य सेवा पर खर्च हो जाते हैं तो बचता कितना है, यानी 15,000 रुपये बचता है। इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड के सितारगंज में रहने वाले लोग कम से कम 1,000 रुपये तो अपने बच्चों की प्री प्राइमरी एजुकेशन पर और 10,000 रुपये प्राइवेट अस्पतालों से स्वास्थ्य सेवाएं लेने पर खर्च कर रहे हैं। इस प्रकार वहां के लोग केवल 2 हेड्स में 11,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। 25,000 रुपये की औसत आमदनी में से अगर हम 11,000 रुपये घटा दें तो उनके हाथ में एक महीने के गुजारे के लिए मात्र 14,000 रुपये बचते हैं। इतने कम पैसों में वहां के लोग कितनी मुश्किल से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते होंगे, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तक दी गई जानकारियों में एक और जानकारी जोड़ लेने पर महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के बारे में चौंकाने वाली बात उजागर होती है। एक परिवार स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से जितना पैसा खर्च करता है उसका केवल 6% ही महिलाओं के इलाज पर खर्च करता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के लोग अपनी जेब से 10,000 रुपये महीना खर्च करते हैं। इसमें से वे मात्र 600 रुपये ही महिलाओं के इलाज पर खर्च करते हैं। अगर महिलाओं को कोई खतरा है तो वो खतरा उन्हें परिवार और समाज में बसी पितृसत्ता से है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर तुलनात्मक रूप से बेहद कम खर्च किया जाता है। अगर महिलाओं को खतरा है तो वह राज्य की उन नीतियों से है जिनके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का बहुत महत्व नहीं रह जाता, जिन नीतियों के तहत राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं को निजी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। लेकिन हिंदुत्ववादी गिरोह को इन जानकारियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन गिरोहों को अपनी सांप्रदायिक गतिविधियां जारी रखने की इजाजत तभी तक मिली हुई है जब तक ये लोगों के वास्तविक मुद्दों को नहीं उठाते। ये गिरोह जिस दिन अपने संगठन की शक्ति को सरकारी प्री प्राइमरी स्कूल खोलने हेतु दबाव बनाने में लगा देगा, उस दिन प्रशासन इन्हें सड़कों पर नहीं उतरने देगा। बजरंग दल जैसे संगठन से जुड़े हुए लड़कों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होने दिया जाता कि उनके माता पिता की जेब से 40% कमाई निजी अस्पतालों से स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने में खर्च हो रही है, जबकि उनके माता पिता उस कमाई का उपयोग उन्हें बेहतर आवास, बेहतर भोजन, बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने में कर सकते हैं। इसलिए यह बात समझने की है कि बजरंग दल जैसे संगठन से जुड़े हुए लड़के कितने बेचारे हैं। उनकी हालत उस लड़के जैसी है जो एक नन्ही सी चिड़िया को तो अपनी मुट्ठी में दबाकर बहुत खुश हो रहा है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि उससे कुछ ही दूरी पर एक भेड़िया उस पर नजर रखे हुए है। राज्य की जिन नीतियों के कारण सितारगंज में केवल एक सरकारी हॉस्पिटल है, जबकि वहां 10 से 12 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और उन्हीं नीतियों के कारण 2011 की जनगणना के अनुसार सितारगंज में एक भी सरकारी प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है। बजरंग दल जैसे संगठन सांप्रदायिक माहौल बनाकर वैसी ही नीतियां जारी रखने में सरकार की मदद करते हैं जिन नीतियों के कारण उनके घर की औरतें भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। उत्तराखंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में परिवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की बीमारियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना में निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर करते हैं। यानी जब भी उन्हें कोई छोटी या बड़ी बीमारी होती है वे सरकारी अस्पताल जाने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के 78% परिवार अल्पकालिक बीमारियों और 77% परिवार दीर्घकालिक बीमारियों के लिए निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं, जबकि 22% परिवार अल्पकालिक बीमारियों और 23% परिवार दीर्घकालिक बीमारियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। वैसे तो राज्य सरकार खुद कह रही है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब है। उत्तराखंड में भी देहरादून के बाद उधम सिंह नगर दूसरे नंबर का जिला है जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब है। उधम सिंह नगर के 64% परिवार निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं, तो जिस राज्य और जिस जिले के लोगों के पास बेसिक सुविधाएं बहुत कम है, उस राज्य और जिले के युवा अपना कीमती समय लड़के लड़कियों की जासूसी करने में लगा रहे हैं। उन युवाओं को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उनके घर के लोगों को और विशेषकर महिलाओं को बुनियादी नागरिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।
उत्तराखंड में भी बजरंग दल इस झूठ में जीता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करता है। बजरंग दल के लोगों को भारत सरकार की रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां राउंड पढ़नी चाहिए। सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि देश की तरह उत्तराखंड में भी महिलाओं के साथ पति के द्वारा सभी तरह की हिंसाएं की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 15% महिलाएं पति द्वारा की जाने वाली हिंसाओं का शिकार हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में 18 से 59 एज ग्रुप की 25 से 30 लाख महिलाएं हैं। अगर हम इसका औसत 27.5 लाख मानकर चलें और यह मान ले कि इनमें से 80% महिलाएं शादीशुदा होंगी, तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में 22 लाख महिलाएं शादीशुदा हैं। इनमें से कम 15% पति के द्वारा की जाने वाली हिंसाओं का शिकार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तराखंड में 3,30,000 महिलाएं अपने पति द्वारा की जाने वाली हिंसाओं का शिकार हैं। लेकिन बजरंग दल जैसे सांप्रदायिक संगठन इन 3,30,000 महिलाओं को पीड़ित नहीं मानते। हम जानते हैं कि उत्तराखंड में करीब 84% हिंदू हैं, तो 3,30,000 का 84% हुआ 2,77,200, यानी कम से कम 2,77,000 हिंदू महिलाएं अपने हिंदू पतियों की हिंसा का शिकार हैं। लेकिन सांप्रदायिकता की ऐनक लगाए हिंदू सांप्रदायिक संगठनों को उनके खिलाफ होने वाली हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके लिए वास्तविक हिंसा को मुद्दा बनाना लाभदायक नहीं है। उनके लिए काल्पनिक हिंसा को मुद्दा बनाना लाभदायक होता है, जो रजनी के मामले में भी उन्होंने किया। जो लड़की अपने साथ काम करने वाले लड़के के साथ हंस बोल रही है, जो उसके साथ सहज और खुश है, बजरंग दल को वहां जबरदस्ती हिंसा दिखाई दे रही है। जबकि जो लड़कियां घरों के अंदर, जो औरतें घरों के अंदर पति की हिंसा का शिकार हैं, बजरंग दल को वहां हिंसा नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहां सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जा सकती। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 43% महिलाओं को खून की कमी है, यानी वे खून की कमी से जूझ रही हैं। लेकिन बजरंग दल जैसे सांप्रदायिक गिरोहों को महिलाओं से जुड़े असली मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। वे महिलाओं के असुरक्षित होने की कल्पना करते हैं और किसी काल्पनिक खतरे को ढूंढते रहते हैं। असलम और रजनी के मामले में भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कल्पना कर ली कि रजनी खतरे में है, जबकि थाने में रजनी द्वारा कही गई बातें बता रही हैं कि रजनी के लिए असली खतरा बजरंग दल वाले ही थे, जो अपराधियों की तरह उसके कमरे में घुसे, जिन्होंने उसके साथ हिंसा की, उसका फोन छीना और उसे 3 घंटे तक बंधक बनाया, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे बयान लिखवाया और उसकी निजता को भंग किया। लेकिन सितारगंज की उस घटना से एक बात तो और भी पक्की हो गई है कि बजरंग दल जैसे सांप्रदायिक गिरोह को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रजनी और सोनम जैसी लाखों लड़कियों की जरूरत है उदार मूल्यों वाली शिक्षा की, जिसमें दीक्षित होकर भारत के लड़कियां और लड़के हर धर्म से जुड़े सांप्रदायिक संगठनों के सामने तनकर खड़ी हो जाएंगी, ताकि भारत संवैधानिक नैतिकताओं के अनुसार जीने और विकसित होने वाला राष्ट्र बन सके। वीडियो के अंत में आप सभी से आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।